हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू 5 केम क्लासेस। मैं रविकांत मिश्रा। तो आज बच्चों हम केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल करने वाले हैं। स्पेशल क्या मतलब, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था पहले। ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं, तो हमने सबसे पहले ही इनको लिख रखा है। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, सारे लॉ पहले लिख लीजिए, आपको आसानी रहेगी। हमने इसलिए लिख रखे हैं ताकि हमारा समय बचे नहीं, अदरवाइज ये सब लिखने में ही टाइम स्पेंड हो जाता। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड चीज़ें बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़कर प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का मास इक्वल होता है। तो आप सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये सारे लॉ लिख लीजिए, हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ ताकि इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकें। तो बच्चों देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि अगर ए हमारे पास ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट है, तो इसका मास इसके और इसका मास आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। पर ये 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी की बात थी, तो आजकल ये वैलिड नहीं है। जितने न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उसके लिए ये वैलिड नहीं होता, जिसमें E बराबर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में पढ़ते हैं डेल्टा एम सी स्क्वायर। इनके लिए ये वैलिड नहीं होता, आगे चल के हम इनको देखेंगे। ओके, तो इसमें ये होता है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। इसमें एक चीज और लिख लीजिए आप कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसको लिखिए, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास में आता है। अब बच्चों इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको भी हम रफ कर लेते हैं, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा ताकि कुछ चीजें हम यहाँ पर आपको बता सकें। तो पहला ही वाला हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ लिख कर लाए हैं, तो उसको आप लिखिए 1.5 ग्राम इथेन। क्वेश्चन है 1.5 ग्राम इथेन on complete combustion give 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of water and energy. Show that reaction obeys laws of conservation of mass. Show that reaction obeys law of कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पे लाए हैं बड़े ही अच्छे हैं, यूनिक हैं। आपको उन क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन देखो।
क्या करेंगे, तो हमें ये ओबे करना है कि जो ये रिएक्शन दी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम होता है। तो आप तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इथेन, इसका जब आप कंबस्शन करते हैं तो CO2 और वाटर बनेगा और एनर्जी बनती है, उससे कोई मतलब नहीं। तो अगर इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 7 4 6 4 टू 8 14, हाँ ये है। बाकी आपका हीट है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पर आपका अगर बैलेंसिंग नहीं आता है तो आगे आपको सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, पर ये तो सिंपल बैलेंसिंग है, आप इसको इतना आना चाहिए, आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि 1.5 ग्राम इथेन है और 4.4 ग्राम CO2 है और 2.7 ग्राम क्या है, वाटर है। पर आप ये चीज देखिए कि हमें ऑक्सीजन का मास नहीं मालूम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सबसे पहले इथेन के मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 2 मोल अगर इथेन के हैं तो 7 मोल ऑक्सीजन के हैं। तो पहले आप मोल निकालिए इथेन के, तो मोल्स ऑफ इथेन, अगर इथेन के मोल आ जाएंगे तो हम ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे, ऑक्सीजन के मोल निकाल लेंगे तो उसका मास निकाल लेंगे। तो मोल ऑफ इथेन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथेन 1.5। अब मोलर मास ऑफ इथेन कितना होगा, इथेन का मोलर मास C2H6 24 + 6 कितना हुआ 30, तो यहां पर आ गया 30। ठीक है, तो ये आपके इथेन के मोल आ गए 15/300 या 1/20। तो 1/20 मोल किसके आ गए, इथेन के। अब मैं आपने ये लिख ही लिया होगा क्योंकि अब यहाँ पर काफी कंजेस्टेड हो रहा है, तो हम इसको भी रफ कर दे रहे हैं। अगर ना लिखा हो तो पहले आप जाइए और उसको पॉज करके लिख लीजिए। तो यहां पर इथेन के मोल आ गए 1/20। तो अगर अब यूनिटरी मेथड से लगाइए, अगर 2 मोल इथेन के हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 7। तो 1 में 7/2, तो कितना है हमारा मोल, 1/20 मोल, कितना जाएगा 7/2 इंटू 1/20 कितना जाएगा 7/40। 7/40 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन किया गया। अब अगर हमें मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मोल कितने हैं, मोल और मोलर मास अगर ऑक्सीजन का गैस का मालूम हो तो हम कर लेंगे। तो 7/40 मोल हो गए। मोलर मास कितना होगा ऑक्सीजन का, 32, ठीक है 16 होता है, तो 16 × 2 = 32, O2 है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 32/40, ये कट भी जाएगा 4, हाँ 10 8 2 5 14/5, ठीक है। 14/5 का मतलब हुआ 2.8। अब हमारे पास मास आ गया 1.5 4.4।
अब अगर हम चाहें तो इसका मास निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर शायद कुछ डाटा गलत दिया है। यहाँ पर कुछ डाटा गलत दिया है, क्योंकि 2.8 नहीं आएगा, कुछ गलती हो गई। इसको चेक करते हैं। 7/40। तो आप तरीका आप समझ गए होंगे कि इसका मास और इसका मास निकालने के बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे। डाटा कुछ गलत हो सकता है, तो इसको फिर से एक बार करते हैं। तो यहाँ पर 8 से काट, 8 4 जा 8 5 जा, अच्छा हाँ तभी तो 28 आएगा। 28/5, तो 5 5 जा 25, 5.6 आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास किसका आया, ऑक्सीजन का मास आ गया। अब देखो 1.5 यहाँ पर अगर लिख लें, तो अगर रिएक्टेंट का मास देखा जाए तो 1.5 और इसका कितना निकला 5.6, कितना 7.1। और अगर प्रोडक्ट का मास है तो वो भी इतना ही निकल के आ रहा है। ठीक है, बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वैलिड है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं। वो वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो काफी अच्छा है। 6.85 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, 6.85 ग्राम स्ट्रांसियम एसआर हाइड्रोक्साइड डॉट XH2O on heating gives 3.13 gram, gives 3.13 gram of anhydrous SROH का होल ट्वाइस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को आप पॉज करके लिखिए और करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने क्वेश्चन कराऊंगा वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। आपको कोई इधर उधर क्वेश्चन नहीं होंगे। एक बार कंसेप्ट आप समझ में जाए, कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, SROH का होल ट्वाइस डॉट XH2O। अगर हम इसको हीट करें, अगर हम इसको हीट करते हैं तो SR स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड प्लस XH2O, हमेशा ये गैसेस फॉर्म में ही निकलेगी। ये आपका एनहाइड्रस है, ये आपका सॉलिड है। ठीक है, तो इसका वो दिया हुआ है मास 6.85 ग्राम और मास दिया हुआ है इसका 3.13 ग्राम स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड। और हमको ये पूछ रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, अप्रोच क्या होगी।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये दी हुई है कि स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है वो आपका 121 है। ठीक है, हाँ ये दी हुई है, दिया हुआ है। तो अप्रोच आप कैसे लगाएंगे? अप्रोच आप इसमें ये लगाइए कि एक के साथ कितने मोल है वाटर एक्स, जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही इसके होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके मोल निकालिए। तो मोल निकालने के लिए 121 प्लस एक्स, इसका कितना होता है 18। ठीक है, ये जो चीज है इसका मोलर मास आ गया। अब जब ये मोलर मास आ गया 121 प्लस 18, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाएंगे। तो जो मोल्स आएंगे इस चीज के पूरे के 6.85 अपॉन 121 प्लस एक्स इंटू, मतलब यहाँ पे कर दो आप 18x। ठीक है, अब देखिए एक उसमें कितने, एक पूरे कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड में कितने वाटर हैं x, हमें तो x निकालना है ना। ठीक है, तो इतने में कितने होंगे ये आपको निकालना है। एक मोल में 3.13 ग्राम, वो तो गैस निकल गई। x की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक में इतना तो उसमें कितना, तो 6.85 121 प्लस 18x। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें कि क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर आप समझिए एक मॉलिक्यूल में कितना लिबरेट हो रहा है x वाटर, x मोल वाटर। तो इसके कितने मोल आए, इतने, तो इतने मोल में इंटू एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा 3.13 के। अब आप इसको 3.13 है या 72 है इसको देखना पड़ेगा। वो 3.13 ग्राम था। हमें निकालना है वाटर का, हाँ 3.13 है। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर कैसे निकलेगा, इस चीज में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा भाई, ये तो स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड का है, ये किसका निकाल रहे हो आप, वाटर का। तो वाटर का निकालने के लिए 6.85 माइनस 3.13, इस वैल्यू को इससे कैलकुलेट कर लो तो हमारे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है। इस सवाल को फिर से देखो, आप काफी अच्छा ट्रिकी सवाल था, आप इसको फिर से देखिए क्या है करना है। इसमें कहा गया था इतने ग्राम स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड जो हाइड्रेटेड है उसको हीट किया गया है, इतना ग्राम स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड मिला है, तो हमें x की वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोल निकाल लिए। उसमें ये देखा कि एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर हैं x, तो जितने मोल निकले उतने में कितने, तो हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। अब वाटर निकालना है तो इसको हमने पहले सब्ट्रैक्ट कर लिया, तभी तो वाटर का मास निकलेगा। ये क्या है, मास ऑफ वाटर, यहां लिख दीजिए ये क्या है, मास ऑफ वाटर। अब यहां से x की वैल्यू निकाल कर कमेंट करिएगा। आई होप समझ में आया होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, काफी कंसेप्चुअल है थे सवाल। वैसे तो अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो सवालों में कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी न्यूमेरिकल से अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर से आपको बता दिया जाएगा। अब हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आपने स्टेटमेंट तो लिख ही लिया था डेफिनेट प्रोपोर्शन का, इसको भी आप समझ लीजिए। डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ, अच्छा इसमें क्या है,
कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं सिंपल रेशियो में। आप पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल रेशियो नो मैटर दीज एलिमेंट्स आर फाउंड एनीवेयर। कहीं से भी एलिमेंट मिले हों, किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैं बात करूं वाटर की, तो अब अगर मैं वाटर में एलिमेंट की बात करूं, आपने इसका स्टेटमेंट लिख लिया होगा कि एलिमेंट्स आर इन सिंपल रेशियो इन एनी कंपाउंड नो मैटर दिस कंपाउंड इज फाउंड एनीवेयर। तो इसमें हो जाएगा 2:16, तो क्या आएगा रेशियो 1:8। अब वाटर चाहे सी वाटर हो या लेक का पानी हो, रिवर का हो, या फिर तुम्हारे घर के पीछे बहने वाले नाली का पानी हो, ठीक है भाई, उसमें इम्प्योरिटीज बढ़ जाएगी। पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो रेशियो क्या होगा 1:8। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सेकंड लॉ था, ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको आप समझिए। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आप क्या समझेंगे कि जब कोई दो एलिमेंट, आप हिंदी समझिए, क्या डेफिनेशन तो हमने लिखा ही दिया है, जब टू एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें से फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करने वाला दूसरा एलिमेंट में एक सिंपल रेशियो होता है, फिक्स रेशियो होता है। जैसे कि मैं अगर कार्बन की बात करूं, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक जगह बनाता है CO2 और एक जगह बनाया CO, ठीक है। तो अब यहां पर कार्बन का रेशियो क्या है, फिक्स है 12-12, यहां पे कितना है 16, यहां पे कितना है 32। तो अगर ये हमारे पास दो कंपाउंड हैं आपस में कंबाइंड हुए, क्या बनाया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नीचे क्या बना कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन फिक्स है, अगर फिक्स नहीं तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो अब ये जो ऑक्सीजन का रेशियो है ये एक सिंपल रेशियो होता है, जैसे कि 16:32, क्या आएगा 1:2। 1:2 क्या है सिंपल रेशियो है, ठीक है। अब अगर हम इसी प्रकार से इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन में नाइट्रोजन के 3 प्लस O, इसमें हम 3 कंपाउंड बनाते हैं। एक बनाते हैं NO, एक है आपका NO2 और एक है आपका N2O5। अब इसके साथ अगर हम देखें, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड अगर बनाते हैं, तो जो फिक्स्ड मास वाला होता है उसके साथ कंबाइन होने वाला दूसरा एलिमेंट में सिंपल रेशियो होता है। तो कैसे, तो अगर हम ऐसे देख लें कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन 16, यहाँ पर 14, यहाँ पे कितना है 32, यहाँ पे कितना है 28, यहाँ पे कितना है ये 80, है कि नहीं। अब फिक्स्ड मास करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको या तो इसको आधा कर लो या तो इनको डबल कर लो। तो चलो इसको आधा कर लेते हैं या तो इसको डबल कर लेते हैं, या फिर उसको मतलब सेम करना पड़ेगा, एक एलिमेंट को सेम करना पड़ेगा। तो चलो इसको कर लेते हैं, तो 28 कर लिया, 28:32, ये क्या हो जाएगा 28 और यहाँ पर 64, और ये हो जाएगा 28:80। अब ये सब सेम हो गए,
अब इनका रेशियो, हाँ अब ये सब सेम है, अब इनका रेशियो अगर हम निकालें तो 2:4:5, एक सिंपल रेशियो आ रहा है इसमें 2:4:5, तो सिंपल रेशियो है इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में। ठीक है, 2 4 5 का 1 2, और अगर हम इसको यहाँ N2 और 3 लेते तो उसी के हिसाब से बन जाता। ठीक है, तो ये एक सिंपल रेशियो, 2:4:5 सिंपल रेशियो। अगर बाय द वे यहीं पर हम N2 और 3 कर लेते तो क्या हो जाता, 28:48, तो और सिंपल, 2 क्या हो जाता फिर, 2 रेशियो नहीं, 2 रेशियो वो बात की बात है, देखते हैं वो बीच में लगाते, पर अभी हम अगर इसकी बात करें तो ये आप ये समझिएगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर नाइट्रोजन फिक्स उसमें है तभी हम रेशियो डिफाइन करेंगे। अगर ये डबल है तो पहले डबल कर दो, ये देखिए डबल कर दिया, फिर निकालिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, और अगर जब भी आप ये वीडियो देखें तो लाइक करना जरूर मत भूलिएगा, शेयर करिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे के 2-3 लॉ हैं, इसको आप रिवाइज करिएगा, जो ना आए तो डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाउट अपना लिखिएगा, उसको अगली क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे आप। इसके जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, आप इनको और अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।